ओके, आज से हमको AWS लर्न करना स्टार्ट करना है। जो भी AWS है, नेक्स्ट 7 डेज हम AWS लर्न करेंगे। सो AWS के अंदर ना बहुत सारे सर्विसेज होते हैं, तो 150 सर्विसेज है। इतना लर्न करना तो पॉसिबल नहीं है और कोई भी लर्न नहीं करता बिगिनिंग में। तो हमको जितना इम्पोर्टेंट है AWS लर्न करना, उतना हम लर्न करेंगे 7 डेज के अंदर। तो आज हम पहले AWS का इंट्रोडक्शन देखेंगे। AWS क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है। AWS आने से पहले आपको क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में पता होना चाहिए। तो पहले क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में लर्न करेंगे, उसके बाद AWS के अंदर रीजन्स क्या क्या होते हैं, उसके कौन कौन से सर्विसेज है, ये सारी चीजें लर्न करेंगे। सो AWS का मीनिंग है Amazon वेब सर्विसेज। Amazon वेब सर्विसेज। और हम AWS क्यों यूज करते हैं, तो AWS ना हमको क्लाउड प्रोवाइड करता है। अब क्लाउड क्या है, इसके बारे में थोड़ी देर में डिटेल में लर्न करेंगे। लेकिन ये AWS, जब भी आपको कोई पूछता है कि AWS क्या है, तो उन लोगों को ये बताना है आपको कि AWS क्लाउड प्रोवाइडर है, ये हमको क्लाउड प्रोवाइड करता है। तो AWS के बारे में डिटेल्स में लर्न करेंगे थोड़ी देर में, लेकिन उसके पहले आपको क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि AWS ही क्लाउड प्रोवाइडर है। हमको क्लाउड ही पता नहीं तो हम AWS लर्न करने से कोई फायदा नहीं होगा। तो अभी देखते हैं व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। देखो, जो भी हम जीमेल, उसके बाद आपके जो गूगल फोटोज रहते हैं, ड्राइव रहती है, ये जो भी हम डेली यूज में यूज करते हैं ना, इसके अंदर क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज किया जाता है। तो जैसे देखो, हम गूगल के ऊपर गूगल फोटोज रहते हैं, उसके ऊपर बहुत सारे फोटो अपलोड कर देते हैं और हम गैलरी से डिलीट कर देते हैं। फिर जब हमको चाहिए तब हम इंटरनेट का यूज करके उसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो वो डेटा कहाँ पे स्टोर किया जाता है, इतना सारा डेटा, तो वो डेटा क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज करके वहीं पे स्टोर किया जाता है। तो डेली यूज में हम भी उसका यूज करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग का, लेकिन वो हमको पता नहीं रहता। मीन्स इसके पहले पता नहीं था, लेकिन जो भी नेटफ्लिक्स वगैरह है, तो नेटफ्लिक्स के ऊपर बहुत सारे वीडियोज रहते हैं, तो वो भी वीडियो सारे क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज करके उन लोगों ने स्टोर कर दिए। तो अब देखते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। जब क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं थी ना, तो क्लाउड कंप्यूटिंग के पहले क्या चीज हो रही थी और क्लाउड कंप्यूटिंग आने के बाद हमको क्या फायदा हो रहा है, ये हम देखते हैं। तो जैसे मान लो कोई कंपनी, एक ये ए नाम की कंपनी है, तो इसके अंदर ना जो सीपीयू है, ये कंपनी अभी करंटली 2 सीपीयू यूज कर रही है। ये वाला एक सीपीयू, ये वाला एक सीपीयू, इसे 2 सीपीयू है। ये बी नाम की कंपनी है, ये करंटली इसके पास 3 सीपीयू है यूजफुल, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा वर्क है, कभी बीच में ज्यादा वर्क होता है, तो उनको 2 सीपीयू की और एक्स्ट्रा नीड है। ये वाला जो कंपनी है, इसको और सीपीयू की नीड है, इसको 2 सीपीयू चाहिए, लेकिन कितने डेज के लिए, 3 डेज के लिए उसको यूज करना है। 3 सीपीयू चाहिए, और ये जो भी 3 सीपीयू है, ये सिर्फ कितने डेज के लिए चाहिए, 2 डेज के लिए चाहिए। पहले उनके पास 2 सीपीयू है, लेकिन अभी वर्कलोड ज्यादा है, तो उनको 3 सीपीयू की नीड है, और वो 3 सीपीयू सिर्फ 2 दिन के लिए चाहिए। 2 दिन ही वर्कलोड ज्यादा है, तो 3 सीपीयू 2 दिन के लिए चाहिए। और कंपनी बी के पास 3 सीपीयू है, और उनको और 3 सीपीयू चाहिए, और ये 3 सीपीयू मान लो कि 5 दिन चाहिए। तो पहले से 3 सीपीयू, लेकिन और एक्स्ट्रा 3 सीपीयू चाहिए, कितने दिन के लिए, सिर्फ 5 दिन के लिए। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के पहले क्या हो रहा था, जब भी ऐसे एक्स्ट्रा सीपीयू हार्डवेयर लगते हैं, तो हमको वो पूरा खरीदना पड़ते थे बेसिक से। जैसे मान लो अभी रोड टू कोड कंपनी, लेकिन और सीपीयू चाहिए, तो बेसिक से इतना खर्चा करना कितना मीन्स पॉसिबल होगा क्या। ये सारे जो भी जब भी सीपीयू चाहिए, तो उसकी कॉस्ट वगैरह बहुत हाई होती है, तो जब हमको ये खरीदना है तो बहुत पैसा लगेगा। तो और 5 दिन के बाद, 2 दिन के बाद उसका यूज भी नहीं है। 2 दिन हमने उसको यूज किया, तीन मीन्स हमने 3 सीपीयू खरीदे, 2 दिन उसका यूज किया और बाद में उसका यूज भी नहीं है, तो इससे बहुत कॉस्ट वगैरह ज्यादा जाएगी ना। तो इसलिए पहले एक IBM नाम की सर्विस थी। IBM इज इंटरनेशनल बिजनेस मशीन।
इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, आईबीएम। तो ये आईबीएम सर्विस क्या कर रही थी कि जो भी सीपीयू है वो रेंट पे दे रही थी। तो सीपीयू रेंट पे मीन्स कैसे, जैसे ए कंपनी के लिए सीपीयू चाहिए, तो ए कंपनी के लिए कितने सीपीयू चाहिए, 3 सीपीयू, कितने दिन के लिए, 2 दिन के लिए। तो ये आईबीएम जो भी है ये क्या करती थी, जो भी सीपीयू का नंबर है वो सीपीयू का नंबर और कितने डेज चाहिए इसके हिसाब से उनके पास मीन्स उनसे पैसे ले रही थी। जैसे हमको कितने सीपीयू चाहिए, तो हमको सीपीयू चाहिए 3, और कितने डेज के लिए, 3 डेज के लिए। तो इसका जितना भी पैसा होगा तो उतना पैसा वो ले रही थी। मीन्स हमारा जो भी कॉस्ट है वो भी वेस्ट नहीं जाता, और जब हमको चाहिए तब हम यूज करेंगे और बाद में उसको वापिस कर देंगे। तो इस ये वाली जो भी प्रोसेस है, पहले हमको सीपीयू चाहिए तो हम खरीदेंगे, यूज करेंगे, जितने दिन चाहिए उतने दिन यूज करेंगे, और जितने नंबर ऑफ सीपीयू है और जितने नंबर ऑफ डेज आपने उसको यूज किया है उसके हिसाब से हम उसको क्या करेंगे, जो भी पैसा हुआ वो दे देंगे। तो उसको बोला जाता है पे एज यू गो सर्विस, पे एज यू गो। तो ये सर्विस है, पे एज यू गो मीन्स आपने जितना भी यूज किया है उतने ही पैसे दे दो, तो इससे हमारी कॉस्ट भी नहीं जाएगी। तो सबसे पहले ये आईबीएम नाम की सर्विस थी, ये लोग क्या कर रहे थे, हमको ऐसे रेंटेड सीपीयू दे रहे थे। तो मैं आपको प्रॉपरली डिफरेंस मीन्स बिफोर क्लाउड कंप्यूटिंग क्या हो रहा था ये बता देती हूँ। देखो, देखो क्लाउड कंप्यूटिंग के पहले क्या हो रहा था, जब भी कोई कंपनी, और कंपनी को क्या चाहिए, पहले से 2 सीपीयू थे और उसको 3 सीपीयू चाहिए, लेकिन कितने डेज के लिए, सिर्फ 3 डेज के लिए 3 सीपीयू चाहिए, लेकिन 3 डेज के लिए चाहिए। तो उनको क्या करना पड़ेंगे, क्लाउड कंप्यूटिंग के पहले हम लोग देख रहे हैं, तो क्लाउड कंप्यूटिंग अभी नहीं है। तो 3 सीपीयू चाहिए तो हमको 3 सीपीयू जो भी है 3 डेज के लिए चाहिए, तो हमको 3 सीपीयू परचेस करना पड़ेंगे। तो हमने वो परचेस किए, तो परचेस करने के बाद क्या हो जाएगा, तो उसकी जो भी कॉस्ट है वो कॉस्ट बहुत हाई जाएगी। जैसे अभी मैंने रोटोकोड का एग्जांपल लिया, अभी कंपनी इतनी ग्रो नहीं हुई तो इतना पैसा नहीं लगता, तो इतना हमने उसके अंदर इन्वेस्ट किया तो बहुत मीन्स ये नेगेटिव पॉइंट है ना, इतना सीपीयू खर्च, हार्डवेयर वगैरह खर्च करने के लिए, मीन्स लेने के लिए इतना पैसा जो भी है वो इन्वेस्ट करो। तो हमने सीपीयू परचेस किया तो क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा कॉस्ट लगेगी, तो ये निगेटिव पॉइंट है। मीन्स उसका ड्रॉबैक क्या है, हाई कॉस्ट, तो आपको बहुत ज्यादा हाई कॉस्ट लगेगी। उसके बाद सिक्योरिटी, तो हमने सीपीयू खरीदे हैं तो वो हमको ही मेंटेन वगैरह करना पड़ेगा ना, उसके अंदर जो भी सिक्योरिटी वो सब कुछ हमको देखना पड़ेगा, उसकी सिक्योरिटी के बारे में, वो प्रॉपरली चलता है कि नहीं, या फिर उसके अंदर जो भी डेटा है प्रॉपरली सिक्योर करो, ये सारी चीजें। और उसके बाद मेंटेनेंस, उसको कैसे रखना है, सीपीयू खरीदने के बाद उसका जो भी बेसिक सेटअप होता है वो सेटअप भी हमको करना पड़ेगा, बेसिक से एडवांस तक जो भी सब कुछ सेटअप है वो सेटअप हमको करना पड़ेगा। उसके बाद हम इसको यूज करेंगे। मींस सीपीयू हमने ऑर्डर किया, आने के बाद जो भी टाइम लगता है वो टाइम भी जाएगा, आने के बाद बेसिक से पूरा सेटअप वगैरह करो उसके बाद यूज करो, तो ये भी उसका डिसएडवांटेज है। तो देखो सीपीयू हमने परचेस किया तो कॉस्ट भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, सिक्योरिटी भी हमको देखना पड़ेगी, और उसका मेंटेनेंस मेंटेनेंस भी कहाँ पे रखना है, प्रॉपरली रखो, उसके अंदर सेटअप वगैरह करो, ये सारी चीजें भी हमको देखना पड़ेगी। देख, अभी देखो मैंने क्या किया, जो भी सीपीयू खरीदा था उसका यूज किया, तो कितने दिन, सिर्फ 3 दिन। तो देखो यूज केस इज लिमिटेड फॉर 3 डेज, तो हम लोग 3 डेज ही उसका यूज कर सकते हैं, उसके ज्यादा कर सकते क्या नहीं, 3 डेज ही हमने उसका यूज किया। उसके बाद आफ्टर 3 डेज नो यूज ऑफ दिस रिसोर्सेस या फिर सीपीयू, जो भी हमने सीपीयू खरीदे 3 डेज का यूज हो गया, उसके बाद हम उसको यूज करेंगे क्या, नहीं, तो वो ऐसे ही रहेंगे। तो ये ड्रॉबैक है कि इतना खर्चा करो, इतनी सिक्योरिटी रखो, इतना मेंटेनेंस करो, उसका सेटअप करो, 3 डेज यूज, उसके बाद 3 डेज यूज करो, और हमको सिर्फ 3 डेज यूज करने के बाद वो वैसे ही रखो, तो ये नेगेटिव पॉइंट हो गया। मीन्स हमको ये डिसएडवांटेजेस है, इतने पैसे खर्चा करके वो खरीदो लेकिन उसका 3 डेज के बाद कुछ भी यूज नहीं है। तो ये था बिफोर क्लाउड कंप्यूटिंग। लेकिन जो मैंने बोला आईबीएम नाम की सर्विस, वो क्या कर रही थी, ऐसे क्लाउड जो सीपीयू जो है वो सीपीयू रेंट पे दे रही थी। तो रेंट पे जब भी वो देती है तो आपको जितना यूज करना है, जितने दिन यूज करना है उतने दिन, और कितने सीपीयू आपको चाहिए उतने सीपीयू परचेस करो,
और परचेस करने के बाद आप डायरेक्टली क्या करो, उन लोगों को वो डेज के हिसाब से और जितने भी सीपीयू, नंबर ऑफ सीपीयू, उनके हिसाब से उन लोगों को पैसा दे दो। तो आपको जब चाहे आप परचेस कर सकते हो, जब आपको स्टॉप करना है उनकी सर्विस तो आप स्टॉप कर सकते हो। तो इससे क्या हुआ, हमारी कॉस्ट भी ये नहीं हुई, मीन्स हमको इतना कॉस्ट भी नहीं देना पड़ा। उसके साथ साथ सिक्योरिटी जो भी रहती है वो सारी जो क्लाउड प्रोवाइड करता है, जैसे आईबीएम नाम की कंपनी, वो आईबीएम नाम की कंपनी सिक्योरिटी का मेंटेनेंस देखेंगे और वो ऑलरेडी हमको सेटअप करके देती है, सिर्फ हमको परचेस करना पड़ता है। तो हमको वो भी देखने की जरूरत नहीं। अब देखते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग आने के बाद क्या हो गया। ये था पहले क्लाउड कंप्यूटिंग आने से पहले। तो अब क्लाउड कंप्यूटिंग आने के बाद तो हम क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए यूज करेंगे एडब्ल्यूएस का। एडब्ल्यूएस क्या करता है, क्लाउड प्रोवाइड करता है। तो जब भी हमको क्लाउड चाहिए, सीपीयू चाहिए, तो अब हम यूज करेंगे एडब्ल्यूएस का। तो जब भी क्लाउड कंप्यूटिंग आ गई तो हमको अभी ए नाम की कंपनी है, इसके पास ऑलरेडी 2 सीपीयू है और इसको जरूरत है 3 सीपीयू की, लेकिन कितने डेज के लिए, 3 डेज के लिए। 3 डेज के लिए उसको 3 सीपीयू चाहिए। तो अब ये ए नाम की कंपनी क्या करेगी, जो भी क्लाउड प्रोवाइडर है उसके पास यहां से क्या करेगी, जो भी क्लाउड लगता है, मीन्स हमको जो भी सीपीयू लगते हैं वो परचेस करेगी, जितने दिन यूज करना है उतने दिन यूज करेगी, उसके बाद वो बैक मीन्स रिटर्न बैक कर देगी, वो सर्विस स्टॉप कर देगी। अब बता देती हूँ क्लाउड कंप्यूटिंग। अब क्लाउड कंप्यूटिंग आने के बाद क्या हुआ देखो, तो हम क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए एडब्ल्यूएस का यूज करेंगे। पहले सबसे पहले सर्विस थी आईबीएम की, उसके बाद अभी 3 सर्विसेज है, वो कौन कौन से वो बता देती हूँ, फिर एडब्ल्यूएस मीन्स जो भी क्लाउड कंप्यूटिंग के बाद अभी क्या फायदा हो रहा है ये बता देती हूँ। देखो 3 सर्विसेज है, एडब्ल्यूएस फर्स्ट है, तो एडब्ल्यूएस मीन्स अमेजॉन वेब सर्विसेज। उसके बाद है जीसीपी। जीसीपी मीन्स गूगल क्लाउड प्रोवाइडर, ये गूगल की सर्विस है। ये अमेजोन की सर्विस है। ये जीसीपी जो है ये गूगल की सर्विस है। और थर्ड वाली है माइक्रोसॉफ्ट अज्योर। तो इसका नाम ही अज्योर है और ये माइक्रोसॉफ्ट की सर्विस है। तो ऐसे 3 सर्विसेज है और हर डिफरेंट सर्विसेज के प्रोज एंड कॉन्स डिफरेंट डिफरेंट है उनके हिसाब से। लेकिन हमने चूज किया है एडब्ल्यूएस का यूज करना, तो हम यूज करेंगे एडब्ल्यूएस का। लेकिन ये तीन जो सर्विस है ये हमको क्लाउड प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट है एडब्ल्यूएस अमेजॉन वेब सर्विस, जीसीपी मींस गूगल क्लाउड प्रोवाइडर, ये भी क्लाउड प्रोवाइड करती है। लेकिन हर जो भी सर्विस है उनके हिसाब से उनके प्रोज एंड कॉन्स है। देन उसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट की अज्योर सर्विस, तो इसमें से हमने चूज किया है एडब्ल्यूएस। तो अब देखते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग यूज करने के बाद क्या हो जाएगा। अब देखो नीड ऑफ एडिशनल कंप्यूटिंग पावर, हमको 3 सीपीयू चाहिए 3 डेज के लिए। अब हमारे पास क्लाउड कंप्यूटिंग है तो हम क्या करेंगे, बाय सीपीयूज फ्रॉम क्लाउड प्रोवाइडर। तो जो भी क्लाउड प्रोवाइडर है उनका यूज करके हम क्या करेंगे, सीपीयूज को परचेस कर देंगे। फॉर एग्जांपल अभी हमने चूज किया है एडब्ल्यूएस को, तो एडब्ल्यूएस से हम क्या करेंगे, एडब्ल्यूएस क्लाउड प्रोवाइडर है तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 3 सीपीयू को परचेस करेंगे। फिर उसके बाद देखो ऑल द मेंटेनेंस विल बी मैनेज बाय क्लाउड प्रोवाइडर। अभी हमको मेंटेनेंस देखने की जरूरत है क्या, नहीं, वो सारा जो भी क्लाउड प्रोवाइडर है एडब्ल्यूएस वो देख लेगा मेंटेनेंस में। उसके अंदर जो भी बेसिक से सेटअप वगैरह जो भी चीजें आती है, उसको क्या करना है, कहाँ पे रखना है, वो सारी जो भी चीजें हैं वो कौन देखेगा, क्लाउड प्रोवाइडर देख लेगा। देन उसके बाद उसकी सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का भी हमको कुछ भी लेना देना नहीं है, वो भी कौन देख लेगा, क्लाउड प्रोवाइडर देख लेगा। और हमको पैसा भी उतना नहीं देना पड़ता, मीन्स हमने जितने दिन यूज किया और जितने नंबर ऑफ सीपीयू यूज किए उतना ही क्या करो, पैसा पे करो। तो देखो क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं थी तो ये 3 ड्रॉबैक थे, कॉस्ट भी ज्यादा दे दो, सिक्योरिटी भी आप मेंटेन करो और मेंटेनेंस का भी आप देख लो। लेकिन अभी क्लाउड कंप्यूटिंग आ गई तो देखो ऑल मेंटेनेंस सिक्योरिटी वो कौन देखेगा, जो भी क्लाउड प्रोवाइडर है वो देख लेगा। सिर्फ हमको क्या करना है, जितने दिन हमने यूज किया उतना पैसा पे करना है बस। हमको ज्यादा कॉस्ट भी उसके अंदर इन्वॉल्व करना नहीं है। और कौन कौन क्लाउड प्रोवाइडर है, तो एडब्ल्यूएस, जीसीपी और
अब देखो, यूज केसेस इज लिमिटेड फॉर 3 days। 3 days हम क्या करेंगे, उसका यूज करेंगे। 3 days होने के बाद अब हम क्या करेंगे, आफ्टर 3 days रिटर्न द ऑल रेंटेड सीपीयूज। जितने सीपीयू हमने रेंट पे लिया था उसको हम रिटर्न कर देंगे। अभी इसका यूज केस प्रॉपरली हो गया। हमको जब नीड है हम खरीदेंगे, उसके हिसाब से हम उनको पैसा दे देंगे, और जब हमारी नीड फुलफिल हो गई हम उसको रिटर्न भी कर देंगे। तो इससे कुछ भी रिसोर्सेस भी वेस्ट नहीं हो रहे। जैसे बिफोर क्लाउड कंप्यूटिंग हमको पूरा परचेस करना पड़ता था और वो रिसोर्सेज भी वेस्ट हो रहे थे, लेकिन अभी क्या हो रहा है, क्लाउड कंप्यूटिंग है तो जब चाहिए तब हम उनको परचेस कर सकते हैं, और जब चाहिए हम तब हम उनको क्या कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं। तो ये है क्लाउड कंप्यूटिंग। देख अब देखते क्लाउड कंप्यूटिंग के बेनिफिट्स। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के बेनिफिट्स कौन कौन से, रिड्यूस कॉस्ट। तो जो भी कॉस्ट है ये रिड्यूस हो गई, क्योंकि हमको अभी ज्यादा ज्यादा पैसा नहीं देना पड़ता। हमको जितना चाहिए, जितने दिन यूज करना है उतना ही पैसा पे करो। उसके बाद है इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी। मीन्स अभी देखो, जब भी हमको रिसोर्सेज चाहिए तो हम विद इन अ सेकेंड, विद इन मीन्स विद इन 5 मिनट के अंदर भी हम क्या कर सकते हैं, सीपीयू को ले सकते हैं। और जब हमको रिसोर्सेस नहीं चाहिए तब हम उनको रिटर्न भी कर सकते हैं। तो इससे क्या हो गई, हमको फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज हो गई। देखो, जब हमको सीपीयू चाहिए तब हमको ले सकते हैं, जब हमको नहीं चाहिए तो हम उसको रिटर्न कर सकते हैं। तो ये काम जो है ये क्विकली कर सकते हैं। वैसे हमको रिसोर्सेस लेना है सीपीयू, तो हमको उसको क्या करना पड़ता, परचेस करो, परचेस करने के बाद वो कब आता है वो देखो, आने के बाद सारा क्या करो, इसके अंदर सिक्योरिटी वगैरह उसका सेटअप वगैरह करो, तो इससे बहुत ज्यादा इस टाइम भी वेस्ट हो जाता है। लेकिन अभी डायरेक्टली परचेस करो, यूज कर रहे हैं यूज करो, जब नहीं चाहिए रिटर्न कर दो। तो इससे क्या हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज हो गई और आपके जो काम है ये क्विकली हो रहे हैं। उसके बाद इम्प्रूव एजिलिटी। तो इसका मीनिंग है जैसे ये पे दिया है, देखो हमको क्या करना है, हार्डवेयर वगैरह जो भी हमने लिया है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इसको परचेस करने के बाद सारा हमको क्या करना पड़ता है, इंस्टॉल वगैरह करना पड़ता है, उसका सेटअप करना पड़ता है। तो सेटअप भी अभी हमको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ परचेस करना है और हमको हम जो भी यूज है उसके यूज केस के हिसाब से हमको उनको यूज करना है। अभी उसके इंस्टॉलेशन वगैरह कुछ भी करने की जरूरत नहीं। जैसे हमने कोई भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर खरीदा, उसके अंदर इंस्टॉलेशन वगैरह सब कुछ हमको बेसिक से करना पड़ता है। तो अभी हमको वो करने की भी जरूरत नहीं, बिकॉज ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग। एंड सिक्योरिटी, अभी तो मैंने बोला सिक्योरिटी का भी कुछ देखना नहीं, सिक्योरिटी जो क्लाउड प्रोवाइड करता है वही लोग सिक्योरिटी का भी देख लेंगे। तो ये उसके एडवांटेजेस है क्लाउड कंप्यूटिंग के। तो ये पूरा डिटेल्स था क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। तो मुझे बताओ, क्लाउड कंप्यूटिंग समझ में आ गया? Okay. क्या है आप बता सकते हो क्लाउड कंप्यूटिंग, वो क्या करते हैं? क्या? हाँ, मीन्स हमको जब भी सीपीयूज वगैरह चाहिए, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, तो हम डायरेक्टली वहां से परचेस कर सकते हैं। तो एडब्ल्यूएस क्लाउड प्रोवाइडर है, और जब भी हमको क्लाउड चाहिए तब हम डायरेक्टली एडब्ल्यूएस या फिर जो भी क्लाउड प्रोवाइडर आपकी सर्विस है, हो सकता है जीसीपी है, अज्योर है, अमेजोन है, पहले तो आईबीएम थी, तो उसके यूज हम लोग कर सकते हैं। उसके बारे में हम लर्न करेंगे अभी, एडब्ल्यूएस क्या है। मुझे 2 मिनट दे दो, मैं पहले स्ट्रक्चर दे देती हूँ। हाँ, पहले मैं आपको ना एडब्ल्यूएस का रीजन्स के बारे में बता देती हूँ। एडब्ल्यूएस के अंदर रीजन कौन कौन से है और रीजन का यूज क्या है। ओके, तो रीजन्स मीन्स क्या, देखो पूरे वर्ल्ड वाइड में ऐसे डिफरेंट डिफरेंट डेटा सेंटर रहते हैं, उसको हम बोलते हैं रीजन्स। तो उसके अंदर ना हमारा जो भी डेटा है हम स्टोर करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर। तो जैसे हमारे गूगल फोटोज है, पूरे गूगल फोटोज हम गूगल फोटोज के अंदर सेव करते हैं, लेकिन वो गूगल फोटोज वाला जो भी ये सर्विस, वो भी किसका यूज करती है, क्लाउड कंप्यूटिंग की। तो जब भी हम कुछ डेटा स्टोर करते हैं तो डेटा मान लो कि हमने स्टोर किया है, लेकिन डेटा सेंटर के अंदर जहां पे डेटा सेंटर्स होते हैं वहीं पे हमने वो डेटा से सेव करके रखा है, लेकिन वो डेटा सेंटर ही फेल हो गया। हो सकता है अर्थक्वेक आ गया, हमारा डेटा सेंटर फेल हो गया, तो क्या हमारा पूरा डेटा जाएगा क्या? हमारी कंपनी, हमारा खुद का डेटा है, ऐसे बहुत सारे लोगों के डेटा रहेंगे, तो हमारा डेटा भी फेल हो जाएगा। तो इसलिए बहुत सारे ऐसे
24 या 36 रीजन है, उसके अंदर हम क्या करेंगे, हमारा जो भी डेटा रहेगा वो स्टोर कर दिया जाता है। तो एक डेटा सेंटर फेल हो गया तो वो जो भी डेटा है वो दूसरे डेटा सेंटर के अंदर है, तो वहां से वो डेटा क्या कर मीन्स हमको मिल जाएगा। तो जो भी डेटा सेंटर है वो में जब हम अकाउंट्स वगैरह क्रिएट करेंगे तो वहीं पे लिस्ट आपको शो कर दूंगी। लेकिन अभी के लिए मुंबई एक डेटा सेंटर है, उसके बाद अ, सिंगापुर एक है, सिंगापुर है ना, सिंगापुर है, उसकी स्पेलिंग क्या है, इसके बाद बैंगलोर एक है, और टोक्यो भी है। तो ऐसे जितने पता है उतने मैंने बता दिया, लेकिन वो कहाँ पे मिलेंगे ये भी मैं बता देती हूँ आपको। तो ऐसे 24 या 36 रीजन है। तो इस रीजन के अंदर ये क्या है, डेटा सेंटर से हर एक डेटा सेंटर हमने जो भी डेटा स्टोर किया है वो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट डेटा सेंटर के अंदर स्टोर रहता है। तो जब भी कोई डेटा सेंटर मीन्स जब भी कोई डेटा सेंटर फेल हो गया, कुछ भी प्रॉब्लम हो गया, तो हमारा जो डेटा है वो दूसरे डेटा सेंटर से एक्सेस किया जाता है। मीन्स यूजर को कुछ भी प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे आपने आपका डेटा स्टोर किया, मान लो आपने मुंबई वाले रीजन में स्टोर किया, लेकिन ये फेल हो गए, ये डेटा सेंटर फेल हो गया, तो जब ये फेल हो गया तो ये क्या करेंगे, बैंगलोर का जो भी डेटा सेंटर है वहां से आपका डेटा फेच करके आपको दे देंगे। तो ये है ऐसे डिफरेंट रीजन्स। तो रीजन्स के बारे में भी देखेंगे थोड़ी देर में कि रीजन का यूज वगैरह कैसे करना है। और हर टाइम जो भी रीजन्स हम सिलेक्ट करेंगे, जब भी हमको डेटा स्टोर करना है तो हम रीजन सिलेक्ट करेंगे, तो आपके पास में जो भी रीजन है उसको आपको सिलेक्ट करना है, क्योंकि जब हम डेटा फेच करेंगे तो वो रीजन भी पास में है, तो वहां से हमको क्विकली डेटा आ जाएगा। तो जो पास में रीजन है उसके अंदर आपका डेटा स्टोर करना है। तो रीजन्स के, हाँ रीजन्स के बारे में जब हम अकाउंट वगैरह क्रिएट करेंगे उसके बाद में आपको रीजन्स के बारे में बता देती हूँ। देन अभी हमको सर्विसेज के बारे में देखना है कि AWS के अंदर सर्विसेज कौन कौन से। लेकिन उसके पहले ना मैं आपको एक वीडियो शो कर देती हूँ कि जिसके अंदर डेटा कैसे स्टोर किया जाता है, ये डेटा सेंटर एक्चुअली कैसे होते हैं वो देख लेंगे। 2 मिनट देखो। Services is an unrivaled colossus of the internet age, providing the computational horsepower underpinning countless organizations, from Netflix to BMW, Disney to GE, Tinder to the CIA. It earns tens of billions of dollars a year, and if you've used the internet at all lately, you've probably used Amazon Web. देखो ये जो नेटफ्लिक्स है ये भी क्या करती है, क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज करती है। ये लोग भी AWS का ही यूज करते हैं, मीन्स Amazon वेब सर्विसेज का। और जो भी उनका डेटा रहता है नेटफ्लिक्स के ऊपर, वो वीडियोज वगैरह उनका जो भी डेटा रहता है वो स्टोर करने के लिए, इतना सारा डेटा है वो कहाँ पे स्टोर करेंगे, तो इनके क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज करके वो पूरा डेटा स्टोर कर देते हैं। तो ये जो नेटफ्लिक्स वाली कंपनी ये भी AWS का यूज करती है।
डेटा स्टोर करने के लिए। services without even knowing it. Join us today as we enter the belly of the beast and take a sneak peek inside an AWS data center. In stark contrast to its cardboard boxes, vans, trucks, jet planes, and warehouses, Amazon prefers not to brand its vast portfolio of gargantuan data centers. But these monumental server farms are the very guts of the firm's wildly देखो ये successful जो दिख रहे हैं ना, AWS. But ऐसे these डेटा monumental सेंटर, इसके अंदर जो सीपीयूज वगैरह आपको दिख रही है, इसके अंदर डेटा स्टोर किया जाता है पूरा। server farms are the very guts of the firm's wildly successful AWS, that's Amazon Web Services division. AWS began life at a 2003 meeting in the lake house of CEO Jeff Bezos. The firm had just emerged strong from the dot-com bust, but Bezos' fast-growing retailer was having difficulties setting up and rolling out its own internal server capacity. A scheme promising fast... ये पे प्रॉपरली डेटा सेंटर से, तो ऐसे डेटा सेंटर्स रहते, इसके अंदर हमारा डेटा रहता है, और वो लोग डेली चेक वगैरह भी करते हैं, कुछ मिस डेटा सेंटर के अंदर या फिर कोई सीपीयू के अंदर प्रॉब्लम हो गई तो देखो आगे वीडियो में आपको Scalable server infrastructure was duly hashed out and was swiftly identified, by the more enterprising young guns in the room at least, as a potential spin-off service Amazon could sell on to other companies. Fast forward to today, and AWS rakes in a whopping 60% of all Amazon profits. That's about $50 billion a year. How? By taking on other companies' tech problems in the cloud. If you're a startup in 2021, you no longer need to invest precious capital in vast banks of noisy, expensive servers and battalions of nerds to maintain them. You just rent time on Amazon's gear instead. That's the cloud. When you're busy, yay, you hire more gear. If you're quiet, whatever, you hire less gear. The actual gear in question is jealously hidden from prying eyes by Amazon. Even clients aren't allowed to poke around in the data centers they pay for, and their addresses aren't made public. But here's what we know. Take a typical site in Loudoun County, Northern Virginia. AWS is said to run at least 50 individual data centers in this region alone, covering several million square feet. Believe it or not, Amazon is planning on adding still more capacity in Northern Virginia. For instance, a 100-acre site near Dulles Airport, the firm reportedly तो just मेनली shelled out... इसके अंदर जो डेटा सेंटर्स है ये कैसे प्रॉपरली देखो, और आप भी यूट्यूब के ऊपर देख सकते हो कि जो डेटा सेंटर वगैरह है वो कैसे रहते हैं, तो ये वीडियो की लिंक मैं सेंड कर दूंगी, पूरी प्रॉपरली देख लो कि उसके अंदर क्या क्या है। तो जब डेटा सेंटर मीन्स जब मैं लर्न कर रही थी तब मुझे क्वेश्चन था कि हाँ हम तो डेटा सेंटर के अंदर डेटा स्टोर करते हैं लेकिन वो कैसे स्टोर हो जाता है, तो वो प्रॉपरली देख लो आप यूट्यूब के वीडियो का यूज करके कि वो डेटा सेंटर कैसे रहता है करके। अब जो भी AWS है वो बहुत सारे क्या करता है, सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो 150 सर्विसेज है लेकिन उतना यूज करना हमको पॉसिबल नहीं है, तो हम उतना यूज भी नहीं करेंगे, जितने यूजफुल है उतने हम लोग पढ़ा देंगे और उतने ही आपको यूज करना है। ज्यादा लर्न किया तो वो भी परफेक्टली नहीं आता और लर्न करने की भी जरूरत नहीं है, आपको जितना भी हम सर्विसेज बता देंगे उतना लर्न करो। तो देखो AWS के मैं पहले एडवांटेजेस सबको बता देती हूँ कि AWS के एडवांटेजेस क्या क्या है। एडवांटेजेस ऑफ AWS। तो फर्स्ट एडवांटेज ये है कि AWS के अंदर पे एज यू गो सर्विस है। पे एज यू गो मीन्स आपने जितना यूज किया है उतना ही क्या करो, पे करो। एक्स्ट्रा पे करने की या फिर जितना भी कॉस्ट है उतना कॉस्ट देकर हमको हार्डवेयर सॉफ्टवेयर खरीदने की जरूरत नहीं। तो जितना आपने यूज किया है, जितने दिन यूज किया है उतना ही क्या करो, पे करो। तो इसके अंदर सर्विस है पे एज यू गो। तो ये फर्स्ट AWS का एडवांटेज है, आपको ज्यादा खर्चा भी नहीं होगा, सिक्योरिटी भी रहेगी, मेंटेनेंस भी रहेगा, तो ये सर्विस में ये क्लाउड प्रोवाइडर यूज करो। देन उसके बाद है सेल्फ होस्टिंग ऑप्शन। तो जब भी हमको हमारे वेबसाइट्स होस्ट करना है तो हम AWS का यूज करेंगे। तो सेल्फ होस्टिंग ऑप्शन भी AWS के अंदर है। हमको वेबसाइट हम वो भी तैयार करेंगे। हमने इसके पहले जैसे कि इसका यूज करके रेंडर वगैरह का यूज करके जो भी हमारे वेबसाइट्स थे वो होस्ट किए, लेकिन अभी हमको क्या करना है, AWS का यूज करके जो भी वेबसाइट्स है उनको होस्ट करना है। तो सेल्फ होस्टिंग ऑप्शन ये भी क्या है, AWS का एडवांटेज है। उसके बाद थर्ड क्या है, तो ये क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव है।
AWS है कॉस्ट इफेक्टिव, हमने जितना यूज किया उतना पैसे पे करो, कॉस्ट भी ज्यादा नहीं लगता और उसके अंदर इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता हमको, जब चाहिए तब हम रिटर्न भी कर सकते हैं वो CPU वगैरह। इसके बाद है हाईली सिक्योर, हमारा जो भी डेटा रहेगा वो भी सिक्योर है, तो हमको कुछ टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है, तो ये सिक्योर भी है। उसके बाद ये मेन फीचर है वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज, तो ये क्या करता है, बहुत सारे सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो उन सर्विसेज का यूज करके हम डिफरेंट डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे एक लैम्बडा नाम का फंक्शन है, तो लैम्बडा नाम का फंक्शन क्या करता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि डायरेक्टली रात में 12 बजे ये मैसेज मुझे सेंड करना है, तो सेंड करके रखा है वो मैसेज, तो रात में 12 बजे ही वो मैसेज सबको सेंड हो जाएगा, तो ऐसे जो भी ऑटोमेटिक चीजें होती है वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है वो फंक्शन, और जो भी हमने उसको काम दिया है उसी टाइम पे वो काम करता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें ये AWS प्रोवाइड करता है, ऐसे बहुत सारे सर्विसेज है। EC2 नाम की एक सर्विस है, ये हमको वर्चुअल कंप्यूटर प्रोवाइड करती है, तो उस वर्चुअल कंप्यूटर का यूज करके हम हमारे जो भी वेबसाइट्स है उनको होस्ट कर सकते हैं। एक AC3 नाम की बकेट है, तो AC3 नाम की बकेट का यूज करके हम हमारा जितना भी डेटा रहता है, फाइल्स हो गए, फोटोज हो गए, वो सारे फाइल्स फोटोज हम उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, तो ये AC3 नाम की एक बकेट है, तो उसके बारे में भी लर्न करेंगे। ऐसे बहुत सारे सर्विसेज है, तो ये AWS हमको सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। और 6 नंबर का एडवांटेज है डेटा सेंटर्स डेटा सेंटर्स वर्ल्ड वाइड, मीन्स पूरे वर्ल्ड में क्या है, इनके बहुत सारे डेटा सेंटर है। इनकेस एक डेटा सेंटर फेल हो गया तो हमारा डेटा लूज नहीं हो मिस लॉस नहीं हो जाएगा, हमारा डेटा कहाँ ना कहाँ पे स्टोर रहेगा, वहां से हमको मिस किसी ना किसी डेटा सेंटर के अंदर स्टोर रहेगा, वहीं से हमको फेच हो जाएगा। इनकेस हमने खुद की कंपनी, इसके लिए खुद के हमने क्या किए है, क्लाउड प्रोवाइडर वगैरह सब कुछ कर दिए। जैसे मुझे CPU वगैरह चाहिए तो उनके अंदर मुझे CPU चाहिए रोबोट के लिए, CPU तो खरीदे, उनके अंदर डेटा भी स्टोर किया, लेकिन हो गया डेटा फेल हो गया, और क्वेक आ गई, हमारा डेटा पूरा क्या हो गया, गायब हो जाएगा। हमारा डेटा और किसी के पास स्टोर है क्या, नहीं, सिर्फ हमारे CPU के अंदर था। तो ये मेन एडवांटेज है AWS का, ये क्या करते हैं, बहुत जो डेटा सेंटर्स है ये डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में डेटा हमारा स्टोर करके रखता है, तो यहाँ से डेटा गायब हो गया, यहाँ से डेटा फेल हो गया, तो बाकी रीजन्स के अंदर भी हमारा डेटा है, तो वहां से हम क्या करेंगे, हमारा डेटा को फेच कर लेंगे, वहीं से हमारा डेटा हमको एक्सेस हो जाएगा। तो कोई भी यूजर का डेटा कभी भी गायब नहीं होगा, किसी ना किसी रीजन के अंदर रहेगा। तो हमको डेटा मीन्स जो भी डेटा हमने स्टोर किया उसके बारे में टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं। तो ये AWS का मेन एडवांटेज है कि इनके जो भी डेटा सेंटर्स है ये पूरे वर्ल्ड वाइड में है। इसके बाद है रिड्यूस वेस्ट, तो जो भी रिसोर्सेस है, क्लाउड कंप्यूटिंग के पहले क्या हो रहा था, वो रिसोर्सेस हमने 3 दिन यूज किए तो उसका वो पूरे वेस्ट जा रही थी, 3 दिन के बाद उनका कुछ भी यूज नहीं, हमने उसके लिए इतना मिस खर्चा किया है, उतनी सिक्योरिटी की, इतना टाइम दे दिया, उसका पूरा सेटअप किया, लेकिन 3 डेज के बाद उसका यूज नहीं, तो वो क्या होते थे, वेस्ट होते थे। लेकिन अभी क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज करके ये वेस्ट नहीं हो रहा है, तो उसका जो भी वेस्ट है वो रिड्यूस हो गया, तो ये भी मेन फीचर है। और उसके बाद डेटाबेस, तो जो AWS है ये खुद का डेटाबेस भी प्रोवाइड करता है, जैसे मोंगोडीबी है वैसे डायनोडीबी नाम का एक डेटाबेस है, उसके अंदर पूरा डेटा भी हम लोग स्टोर कर सकते हैं। तो ये इतने जितने भी है ये सारे AWS के एडवांटेजेस हैं। हमने रीजन्स के बारे में भी लर्न किया, तो रीजन्स के बारे में जितने रीजन्स है उसकी लिस्ट में जब हम अकाउंट वगैरह क्रिएट करेंगे तो उसके अंदर लिस्ट होती है, क्योंकि चूज करने के लिए हमको रीजन चूज करना पड़ता है ना, तो वहां पे हम देखेंगे कौन कौन से रीजन से करके। अब मैं AWS के कौन कौन से सर्विसेज ये बता देती हूँ। तो मुझे लगता है पहले आपको वीडियो शो करना चाहिए, AWS के सर्विसेज का एक वीडियो है, वो वीडियो पहले देख लो,
उनके अंदर उन लोगों ने 10 मिनट्स के अंदर 50 सर्विसेज को एक्सप्लेन किया, लेकिन हमको उतने सर्विसेज यूज नहीं करना है जितने इंपॉर्टेंट है। वो सर्विसेज मैं अभी आपको बता दूंगी कि हाँ इस सर्विसेज का हमको यूज करना है। सिर्फ 10-12 सर्विसेज ऐसे है कि उनका हमको यूज करना है और उनको प्रॉपरली डिटेल में लर्न करना है, जो कि हमको डेली लाइफ में वगैरह यूजफुल है। तो पहले वो वीडियो देख लेते हैं। It sounds simple, but the reality is anything 99% of all internet traffic, from this video to your Pokemon Go account to your family WhatsApp group, ये वीडियो प्रॉपरली देखो, इनके अंदर आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन एटलीस्ट जो सर्विसेज है उनका नेम आपको पता चल जाएगा। जो आपको यूज भी नहीं करना है उस सर्विसेज का नेम भी आपको पता चल जाएगा। तो जो इम्पोर्टेंट है वहीं पे मैं स्टॉप करके बता दूंगी कि ये हमको यूज करना है, ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो नहीं यूज करना है उनके नेम्स भी आपको पता चल जाएंगे। तो 6 मिनट का है, तो 6 मिनट हम देखेंगे। नहीं सॉरी, ये ना शायद मुझे लगता है इसका 1 मिनट रुको। AWS का डेटा कैसे पास होता है उसके बारे में है। ये वाला है। स्क्रीन पे Amazon Web Services launched in 2006 with a total of देखो, जो भी AWS है 2006 में लॉन्च हुआ था, तो वहां से हम लोग यूज करते 3 हैं। products: storage buckets, compute instances, and a messaging queue. जब 2006 में ये लॉन्च हुआ तब उनके पास सिर्फ 3 सर्विसेज थे। एक था स्टोरेज, जो मैंने S3 बकेट का नाम लिया था, उसके अंदर हम हमारा डेटा स्टोर करेंगे, तब उनके पास सिर्फ स्टोरेज था। उसके बाद कंप्यूट, तो जो क्लाउड कंप्यूटिंग, मैंने इलास्टिक सर्च के बारे में इसके पहले एक सर्विस का नाम लिया होगा, तो उसका यूज करके हम वर्चुअल कंप्यूटर खरीद सकते हैं और वहीं पे हमारे वेबसाइट वगैरह होस्ट कर सकते हैं। और ये है मैसेजिंग, तो इसका यूज नहीं करना हमको। जो पहले जो सर्विसेज है ये 2, इसका यूज कर रहे थे। जब AWS लॉन्च हुआ था तो पहले सिर्फ इतने 3 सर्विसेज थे: स्टोरेज, कंप्यूट एंड मैसेजिंग। Today, it offers a mind-numbing 200 and something services. And what's most 200 समथिंग सर्विसेज है AWS, पूरे AWS के अंदर। confusing is that many of them appear to do almost the exact same thing. It's kind of like shopping at a big grocery store where you have different aisles of product categories filled with things to buy that meet the needs of virtually every developer on the planet. In today's video, we'll walk down these aisles to gain an understanding of over 50 different AWS products. So first, let's start with a few that are above my pay grade that you may not know exist. If you're building robots, you can use RoboMaker to simulate and test your robots at scale. Then once your robots are in people's homes, you can use IoT Core to collect data from them, update their software, and manage them remotely. If you happen to have a satellite orbiting Earth, you can tap into Amazon's एक IoT कोर नाम की सर्विस है, लेकिन उसका यूज हमको नहीं करना है, तो ऐसे सर्विसेज के नेम वगैरह प्रॉपर्ली। global network of antennas to connect data through its ground station service. And if you want to start experimenting and researching the future of computing, you can use Bracket to interact with a quantum computer. But most developers go to the cloud to solve more practical problems. And for that, let's head to the compute aisle. One of the original AWS products was Elastic Compute Cloud. It's one of the most fundamental हाँ, जो ये इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड है EC2, तो इसका यूज करेंगे हम वर्चुअल जो भी कंप्यूटर से वो खरीदने के लिए। तो हम रेंडर के ऊपर वगैरह वेबसाइट को होस्ट करते हैं, तो वहीं पे हम क्या करते हैं, वर्चुअल कंप्यूटर को ही खरीदते हैं ना, और वहीं पे हमारा जो भी वेबसाइट रहती है वो होस्ट कर देते हैं। तो ऐसे हमको होस्ट करने के लिए हम EC2 का यूज करेंगे, इलास्टिक क्लाउड कंप्यूटिंग। यहीं पे हम वर्चुअल कंप्यूटर खरीदेंगे और उसका यूज करके हमारी जो भी वेबसाइट है उसको होस्ट करेंगे।
तो होस्टिंग के लिए हमको चाहिए EC2. fundamental building blocks on the platform and allows you to create a virtual computer in the cloud. Choose your operating system, memory, and computing power. Then you can rent that space in the cloud like you're renting an apartment that you pay for by the second. A common use case is to use an instance as a server for a web application. But one problem is that as your app grows, you'll likely need to distribute traffic across multiple instances. In 2009, Amazon introduced Elastic Load Balancer. Amazon इलास्टिक लोड बैलेंसर. तो इलास्टिक लोड बैलेंसर क्या होता है? जैसे मैंने बोला कि हमने एक वर्चुअल कंप्यूटर खरीदा है, तो हमने पहले एक वर्चुअल कंप्यूटर खरीदा, लेकिन उसके ऊपर बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ गई, तो हमारा वो जो भी डेटा यूजर के लिए वो फ्लेक्सिबल नहीं रहेगा. एक ही कंप्यूटर के ऊपर पूरा डेटा है. तो ये ऑटो स्केलिंग यूज करता है. उसके यूज करके ये क्या करता है, जितना भी बैलेंस रहता है, जितनी भी ट्रैफिक है, उसको प्रॉपरली डिवाइड करता है. जैसे देखो ये पे 3 CPU हो गए, तो जितने ट्रैफिक आ गए उसके हिसाब से जो भी बैलेंस है ये लोड करेगा. मींस पहले के जो भी पहला वाला CPU उसके पास 50 लोग जाएंगे, सेकेंड वाला CPU उसके पास 50 लोग जाएंगे, थर्ड वाला जो CPU उसके पास 50 लोग जाएंगे. तो इसने प्रॉपरली क्या किया है, डिवाइड किया है जितनी भी ट्रैफिक है उसको. तो इससे लोड नहीं आएगा, तो इसके लिए हम यूज करेंगे लोड बैलेंसिंग का. तो ये क्या करती है, जितनी भी ट्रैफिक है उसको प्रॉपरली स्केल कर देती है, तो इससे लोड नहीं आता हमारे जो भी CPU रहता है उसके ऊपर. तो इसके लिए हमको ये सर्विस भी यूज करना है, लोड बैलेंसिंग, which allow developers to distribute traffic to multiple instances automatically. In addition, the CloudWatch service can collect logs and metrics from each individual instance. The data collected from CloudWatch can then be passed off to Autoscale. ये ऑटो स्केलिंग क्या करता है, जब भी हमारे CPU के अंदर लोड आता है, जैसे एक CPU के अंदर एक रिक्वेस्ट आ गई, तो हमारा सेकंड भी CPU, तो जब सेकंड रिक्वेस्ट आएगी वो जाएगी सेकंड CPU के पास, थर्ड रिक्वेस्ट आ गई तो वो जाएगी थर्ड CPU के पास, फिर फोर्थ वाली रिक्वेस्ट आ गई वो जाएगी फिर फर्स्ट के पास, जब फिफ्थ वाली आ जाएगी वो जाएगी सेकंड के पास. तो इसे एक एक वो डिस्ट्रीब्यूट करता है, प्रॉपरली स्केल कर देता है. तो इसको ये वाली जो सर्विस है ऑटो स्केलिंग. तो ऑटो स्केलिंग के हिसाब से मींस ऑटो स्केलिंग का यूज करके हम क्या होता है, हमारा जो भी लोड रहता है, ट्रैफिक रहती है, ये बाय डिफॉल्ट स्केल हो जाती है. हमारे एक CPU के ऊपर ज्यादा ट्रैफिक नहीं है. In which you define policies that create new instances as they become needed based on the traffic and utilization of your current infrastructure. These tools were revolutionary at the time, but developers still wanted an easier way to get things done, and that's where Elastic Beanstalk comes in. Most developers in 2011 just wanted to deploy a Ruby on Rails app. Elastic Beanstalk ये इलास्टिक बीनस्टॉक है, जैसे मैंने EC2 बताया था, EC2 का यूज करके हम हमारी वेबसाइट होस्ट कर देंगे, डिप्लॉय करेंगे. तो ये इलास्टिक बीनस्टॉक भी एक इसका यूज करके भी हम हमारी वेबसाइट होस्ट कर देंगे. उनके दोनों के मीनिंग यूज करने के तरीके अलग अलग है. ये 2011 में लॉन्च हुआ था ये वाली सर्विस. made that much easier by providing an additional layer of abstraction on top of EC2 and other auto-scaling features. Choose a template, deploy your code, and let all the auto-scaling stuff happen automatically. This is often called a platform as a service, but in some cases, it's still too complicated. If you don't care about the underlying infrastructure whatsoever and just want to deploy a WordPress site, Lightsail is an alternative option where you can point and click at what you want to deploy and worry even less about the underlying configuration. In all these cases, you are deploying a static server that is always running in the cloud. But many computing jobs are ephemeral, which means they don't rely on any persistent state on the server, so why bother deploying a server for code like that? ये लैम्बडा फंक्शन है, तो इसका यूज करके हमको जब भी कोई ऑटोमेटेड चीज करनी है कि हाँ हर 5 मिनट के अंदर ये मैसेज जाना चाहिए, तो इसका यूज करके हम ये लैम्बडा फंक्शन का यूज करके हम वो पॉसिबल है. जैसे क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ कि जब भी स्टूडेंट रूट टू कोड के अंदर ना, जब भी कोई कॉलेज के अंदर स्टूडेंट ज्वाइन करता है, तो वो स्टूडेंट ने ज्वाइन किया तो हर 12 या 24 आवर्स के बाद क्या हो जाता है, एक फंक्शन है तो फंक्शन कॉल हो जाता है 24 आवर्स के बाद, और वो चेक करता है कि इतने कॉलेज के कितने स्टूडेंट है, तो वो काउंट करता है, फिर हमको वो डेटा पास कर देता है. तो कितने टाइम के अंदर होता है, 24 आवर्स के बाद होता है. तो वैसे जब भी हमको ऐसी चीज करनी है कि हाँ हर 12 PM को 12 AM को ये मैसेज जाना चाहिए, तो हम लैम्बडा फंक्शन के अंदर वो वाली चीज सेट करके रखेंगे. जो टाइम हमने दे दिया है वहां पे क्या हो जाएगा, ये लैम्बडा फंक्शन कॉल हो जाएगा और जो भी मैसेज जो भी वर्क उसको दिया है वो वर्क कर लेगा. 2014, Lambda came out, which are functions as a service, or serverless computing. With Lambda, you simply upload सर्वरलेस कंप्यूटिंग. तो सर्वरलेस कंप्यूटिंग मींस क्या, उसको सर्वर नहीं लगता, मींस
सर्वर नहीं लगते इन द सेंस कि जब भी हमने उसको जो टास्क सेट किया है वो टास्क डायरेक्टली परफॉर्म हो जाएगा, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तो इसको बोला जाता है सर्वरलेस। तो हमने जो सेट किया है वो वहां पे उसी टाइम पे वो कॉल हो जाएगा, उसको कुछ सर्वर के अंदर हमने ज्यादा फंक्शनैलिटी वगैरह नहीं की है, तो किसी सर्वर के ऊपर वो डिपेंडेंट नहीं है। Load your code, then choose an event that decides when that code should run. Traffic scaling and networking are all things that happen entirely in the background. And unlike a dedicated server, you only pay for the exact number of requests and computing time that you use. Now, if you don't like writing your own code, you can use the serverless application repository to find presets without needing to throw your old servers and work without internet and hostile environments. So that gives us some fundamental ways to compute things, but many apps today are standardized with Docker containers, allowing them to run for you to upload an image, containers. In other cases, you may want your container building an application that handles all of the orchestration and scaling behind the scene in the cloud. Simple Storage Service, or S3, was the very first product offered by AWS. It can store any type of file. ये थी सिंपल स्टोरेज सर्विस S3। तो एक बकेट है जिसका यूज करके हमारा जितना भी डेटा है हम इस S3 के अंदर स्टोर कर सके। जैसे आपके असाइनमेंट्स है, तो इतने लोगों के असाइनमेंट्स आते हैं, फिर वो इतना स्टोर कहाँ पे करेंगे ना, तो सारे जो जितने भी आपके असाइनमेंट है वो स्टोर किए हैं। S3 का यूज नहीं किया है, वहीं पे क्लाउडफ्लेयर का यूज किया है, लेकिन S3 जैसे ही एक सर्विस है वहीं पे हम क्या करेंगे, हमारा डेटा यूज करेंगे। तो जितने भी आपके असाइनमेंट्स के अंदर फोटोज पीडीएफ्स वगैरह आते हैं वो S3 के अंदर स्टोर हो जाते हैं। तो डेटा स्टोर करने के लिए हम यूज करेंगे S3 बकेट का। तो S3 मीन सिंपल स्टोरेज सर्विस। तो इसके अंदर 3 S है ना, इसलिए उसका नाम है S3। S3 was the very first product offered by AWS. It can store any type of file or object like an image or video, and is based on the same infrastructure as Amazon's e-commerce site. It's great for general purpose file storage, but if you don't access your files very often, you can archive them and need storage that is extremely fast, have intensive data whistles, but at a much higher cost. In addition to raw files, developers also need to store structured data for their end users. And that brings us to the database aisle, which has a lot of different products to choose from. The first ever database on AWS was SimpleDB, a general purpose NoSQL database, but it tends to be a little too simple for most people. Everybody knows you never go full retard. Step into Wix Studio, where creative freedom meets absolute efficiency. It was followed up a few years later with Dynamo. ये है DynamoDB। तो DynamoDB का यूज करके हम डेटा स्टोर कर सकते हैं। सेम जैसे MongoDB में होता है की वैल्यू फेयर रहता है, NoSQL डेटा, वैसे सेम डेटा हम DynamoDB का यूज करके भी स्टोर कर सकते हो। और ये सर्विस है खुद की Amazon की, मीन्स AWS की, उसने प्रोवाइड किया। जैसे MongoDB वगैरह ये बाकी लोगों ने दिया है, लेकिन उसकी खुद की सर्विस है। आपको डेटा स्टोर करना है तो सेम जैसे MongoDB के अंदर आपका डेटा स्टोर हो जाता है, वैसे आप DynamoDB का यूज करके आपका डेटा स्टोर कर सकते हैं। DB, which is a document database that's very easy to scale horizontally. It's inexpensive and provides fast read performance, but it isn't very good at modeling relational data. If you're familiar with MongoDB, another document database option is DocumentDB. It's a controversial option that's technically not MongoDB that has a one-to-one mapping of the MongoDB API to get around restrictive open source licensing. Speaking of which, Amazon also did a similar thing with Elasticsearch, which itself is a great option if you want to build something like a full-text search engine. But the majority of developers out there, a service, RDS, supports and scale. But Amazon also offers virtual time that the database in NetBase, Social Graph, for example, time ledger database, which you do analyze all your data in addition to time analyze them in Spark, that massive data sets data, a fully managed little transform and shift and S3, and has a tool called Glue. Advantages of collect. ये वीडियो आप बाद में भी देख सकते हैं, जितने इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देती हूँ, लिंक सेंड कर दूंगी, आप प्रॉपर्ली देख लेना। Massive of your own. Once you have the model, then to classify or powers Alexa, other essential them to log in for that to enable to know about all these tools. ये वाली सिंपल ईमेल सर्विस, तो ये सिंपल ईमेल सर्विस जो है ये भी हमको यूज करना है। Tools your bases with it, like JavaScript, Cost Explorer, and Borg. So please more advanced content. अंदर इतने सर्विसेज है, आप एक बार प्रॉपर्ली देख लो कि कौन कौन से सर्विसेज है। अभी मैं बता देती हूँ आपको कितने यूजफुल सर्विसेज है और हमको कौन कौन से सर्विसेज का यूज करना है। और इसको हम आगे जो जितने भी लेक्चर्स रहेंगे उसके अंदर डिटेल्स में लर्न करेंगे, यूज कैसे करना है और एक्चुअली इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो फर्स्ट सर्विस से हमको यूज करना है EC2।
EC2 मीन्स इलास्टिक क्लाउड कंप्यूटिंग। तो इलास्टिक क्लाउड कंप्यूटिंग क्या करेगी, हमको एक वर्चुअल सर्वर, वर्चुअल कंप्यूटर दे देगी, उसका यूज करके हम हमारे जितने वेबसाइट है उसको होस्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए यूज करना है हमको EC2 सर्विस का। उसके बाद है राउट 53, ये एक सर्विस है। इसके बाद IAM, तो ये जो IAM सर्विस है ये क्या करेगी, बहुत सारे डिफरेंट सर्विसेज रहते हैं, तो कौन से यूजर को कौन से सर्विस का एक्सेस देना है। जैसे एक कंपनी के अंदर हम वर्क करते हैं, तो एक कंपनी के अंदर वर्क करे, तो जैसे मान लो कि श्वेता है, उसका मीन्स एक रूट यूजर रहेगा, वो कंपनी ने बना के दे दिया है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज रहेगी। तो ये अलग सर्विस के ऊपर वर्क कर रही है, ये अलग सर्विस के ऊपर वर्क कर रही है, ये अलग सर्विस के ऊपर वर्क कर रही है, तो सबको हम सबके सर्विसेज का एक्सेस नहीं दे सकते। तो जो भी यूजर है, इस यूजर को पर्टिकुलर कौन से सर्विस का एक्सेस देना है, ये हम डिसाइड करते हैं यूजिंग IAM सर्विस। तो IAM मीन्स कौन सा यूजर है वो देख लेंगे, और इस यूजर के लिए कौन से सर्विस का एक्सेस देना है वो एक्सेस दे देंगे, और यही मिस वर्क हो जाता है कंपनी के अंदर। पहले एक रूट यूजर रहता है, रूट यूजर के ऊपर कोई भी वर्क नहीं करता, क्योंकि रूट यूजर जो भी होता है उसके पास सभी सर्विसेज का वर्क ये होता है, एक्सेस होता है। तो जब सारे सर्विसेज का एक्सेस होता है, कुछ गड़बड़ी हो गई या फिर कुछ चेंजेस किए, कुछ भी हो गया, तो उससे बिल भी ज्यादा आ जाएगा, और उसके साथ साथ वो चेंजेस सारी जगह पे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो जिसको जो वर्क करना है, तो क्या करो, रूट यूजर का यूज करके, IAM सर्विस का यूज करके उस पर्टिकुलर सर्विस का एक्सेस ले लो, और जो भी एक्सेस आपको दिया है उसी आपको सर्विस के ऊपर वर्क करना पड़ता है। जैसे ये रूट यूजर है, तो मान लो इसको क्या करना है, EC2 के ऊपर वर्क करना है, तो मैं सिर्फ क्या करूंगी, EC2 सर्विस का एक्सेस इसको दे दूंगी। इसको मान लो लैम्बडा फंक्शन के ऊपर वर्क करना है, तो मैं क्या करूंगी, रूट यूजर के पास जाऊंगी, रूट यूजर का यूज करके इसको सिर्फ लैम्बडा फंक्शन का एक्सेस दे दूंगी, तो ये सिर्फ लैम्बडा फंक्शन का यूज करेगी। तो रूट सर्वर्स का मीन्स रूट यूजर का कुछ भी फेल नहीं होगा, रूट यूजर सेफ है, जिसको जो एक्सेस दिया है उसके अंदर ही वो चेंजेस कर सकता है। तो कुछ गड़बड़ भी हो गई तो सिर्फ एक सर्विस के अंदर हो जाएगी, पूरा सर्विस या फिर पूरा यूजर के अंदर कुछ नहीं होगा, तो बिल वगैरह इससे मीन्स हम लोग सेफ रह सकते हैं। ये है IAM सर्विस। इसके बाद है ES3, तो ES3 मीन्स सिंपल स्टोरेज सर्विस। तो आपको फाइल मीडिया कुछ भी स्टोर करना है तो आप ES3 का यूज करो, उसके अंदर हमारा जितना भी डेटा है हम लोग स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद है लैम्बडा फंक्शन। तो ये लैम्बडा फंक्शन का मैंने बता दिया, एक क्रोन जॉब की तरह वर्क करता है। जो जॉब हमने उसके अंदर सेट किया है, जितने टाइम के अंदर आपको ये वर्क करना है, तो उतना वैसा वो क्या करेगा, वर्क करेगा। क्या नाम, ECS, सिंपल ईमेल सर्विस। सिंपल ईमेल सर्विस, तो ये ईमेल वगैरह सेंड करने के लिए, ये सर्विस के बारे में भी हम डिटेल में देखेंगे। ईमेल वगैरह सेंड करने के लिए हमको ये CS का यूज करना है। और इसके बाद है बजट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बजट सर्विस क्या करती है, तो हम बोलते हैं ना कि उसका बिल वगैरह ज्यादा आ गया, जैसे सूरज सर ने आपको बता दिया था। तो बजट नाम की एक सर्विस रहती है, उसके अंदर जब हमने अमेजोन का अकाउंट बना लिया, तो सबसे पहले बजट नाम की सर्विस को आपको ओपन करना है, और आपका जितना बजट है वो 0 सेट करके रखना है। तो 0 बजट सेट किया, तो 0 से तो कुछ भी बजट नहीं, तो उससे हमारा पैसा नहीं जाएगा। आपने वो बजट सेट नहीं किया, तो जितने क्रेडिट कार्ड के अंदर पैसा है उतना हमारा बजट रहेगा। तो फिर किसी का बिल आ गया तो क्या हो जाएगा, वो क्रेडिट कार्ड से लिया जाएगा, तो इसलिए हमारा बिल ज्यादा आ जाता है। तो बजट के बारे में जब भी आप अकाउंट क्रिएट करोगे, तो सबसे पहले आपको यूज करना है बजट नाम की सर्विस। आपका जितना बजट है वो 0 रुपीज सेट करके रखो, तो 0 रुपीज बजट है, तो उतना बजट नहीं तो पैसा भी नहीं जाएगा कहाँ पे, इस सर्विस का आपने यूज भी किया तो भी पैसा नहीं जाएगा। तो सबसे पहले
ये चेक करना है कि हमने बजट 0 सेट करके रखा है क्या नहीं। आपने नहीं किया तो कुछ सर्विसेज का यूज किया तो आपने जो क्रेडिट कार्ड यूज किया है उससे आपका बिल आ जाएगा। लेकिन आपने बजट इतना रखा है तो वो सर्विस यूज करने से पहले वो बोल देगा कि बजट ही इतना है, तो बजट जितना बजट सेट किया है उससे आपका पैसा गायब नहीं होगा या फिर बिल भी नहीं आएगा। और इसके बाद है 7th में ELB, सॉरी ELB, इलास्टिक लोड बैलेंसिंग। तो मैंने बता दिया था कि जब भी हमारे सर्वर के ऊपर लोड आता है, ट्रैफिक आता है, उसको बैलेंस कैसे करना है। तो इसके लिए हम ये वाला जो इलास्टिक लोड बैलेंसिंग है इसका यूज करेंगे। तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन वगैरह। अभी ये जितने भी सर्विसेज है इसके बारे में हमको डिटेल्स में लर्न करना है नेक्स्ट लेक्चर्स में। तो आज हम पहले AWS का अकाउंट बना लेंगे, फिर लेक्चर को स्टॉप करेंगे। तो आपको 10 मिनट ब्रेक चाहिए? ठीक है, तो 10 मिनट ब्रेक ले लो, उसके बाद हम अकाउंट बनाएंगे, फिर स्टॉप करेंगे। अकाउंट बनाएंगे, बजट को सेट करेंगे, फिर कल के लेक्चर में हम एक्चुअल सर्विसेज लर्न करना स्टार्ट करेंगे।